नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र को जेम पोर्टल से जोड़ने का अहम फैसला। जेम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार जिससे ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को मिलेगा बढ़ावा। इस पहल से किसानों के स्थानीय उत्पादों के लिए मिला बड़ा बाजार और संभावनाएं। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक होगा जारी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने भारत के पहले कृषि भूमि बाजार एसफॉर्म्स इंडिया के सहयोग से कृषि भूमि मूल्य सूचकांक करेगा शुरू। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों का होगा निर्धारण। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। तेजी से बढ़ रहा है प्राकृतिक खेती का रकबा। प्राकृतिक खेती किसानों की बढ़ाता है आमदनी, साथ ही स्वस्थ और समृद्ध होता है पर्यावरण, कहा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। तेजी से बढ़ रहा है मानसून। देश के कई राज्यों में जल्द ही पहुंचने की संभावना। मानसून पहुंचने से राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मानसून विभाग का कहना, कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार। बारिश से पहले किसान धान की पौध तैयार करने में जुटे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र को जेम पोर्टल से जोड़ने का अहम फैसला लिया गया है। जेम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जेम पोर्टल का लाभ सहकारिता क्षेत्र को दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ई पोर्टल जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जेम पोर्टल का लाभ सहकारिता क्षेत्र को दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदारी बढ़ी है। इससे टेंडर की प्रक्रिया के खर्च और समय बच रहे हैं। इससे छोटे से छोटा व्यापारी जेम पोर्टल से जुड़ रहे हैं और वे बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। देश में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। कैबिनेट के एक और फैसले से छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में स्थानीय आदिवासी युवकों को अब नौकरी मिलने में आसानी होगी। सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए इन युवाओं को शैक्षणिक योग्यताओं में छूट दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिथिल करने के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अपने आप में बेहद अहम फैसला है। इसके जरिए स्थानीय आदिवासी युवकों की सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की जाएगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक क्या है। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने भारत के पहले कृषि भूमि बाजार एसफॉर्म्स इंडिया के सहयोग से कृषि भूमि मूल्य सूचकांक शुरू करेगा। ये अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है। ये देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा।
ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों के बेंचमार्किंग के संदर्भ में ये सूचकांक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूचकांक एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में काम करेगा जो कृषि भूमि के अचल संपत्ति में संभावित रूपांतरण का संकेत देगा। 200 मिलियन हेक्टेयर के साथ भारत में दुनिया की फसली भूमि का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन दुनिया की 15% से अधिक आबादी को इसी भूमि से खाद्यान्न मिलता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के भूमि सूचीकरण डेटा पर आधारित है। भारत के अन्य राज्यों से अधिक डेटा आने के साथ ये सूचकांक 2 तरह से अधिक मूल्यवान हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल के सोलन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वन्य और बागवानी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र के 12वें सम्मेलन में शामिल हुए। ये प्रोग्राम हर 2 साल में एक बार होता है। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल में लगभग 1.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। गुजरात में भी 2 लाख किसान इससे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब तमाम प्रदेशों में किसान बहुत तेजी से प्राकृतिक खेती से जुड़ने लगे हैं और अब ये विश्वव्यापी प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि विश्व को अब प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्य का महत्व समझ में आ रहा है। लगभग 2.25 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब मैं गुजरात में हूँ तो 2 लाख किसान वहाँ जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं अब युद्ध स्तर पर सभी में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी इस दिशा में उन्होंने 16 दिसंबर 2021 को आनंद गुजरात से 8 करोड़ किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती का आह्वान किया था और उनके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चल पड़ी है और विश्वव्यापी भी ये कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि अब लोगों की समझ में आया कि स्वास्थ्य का कितना महत्व है और रासायनिक कृषि से पर्यावरण बिगड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और देश के ग्रामीण किसानों तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना कारोबार करने का अवसर प्रदान करना है। इस मिशन के तहत लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिए बक्से, जीवित मधुमक्खियां, उनके पालने के लिए साधन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला प्रशासन ने 11 लाख रुपए से अधिक की लागत से अचबल में संयंत्र स्थापित किया है, जिसमें प्रतिदिन 6 क्विंटल शहद प्रसंस्कृत किया जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंघल ने बताया कि इस संयंत्र के शुरू होने से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सकेगा। मुख्य कृषि अधिकारी एजाज अहमद डार ने कहा कि अनंतनाग जिले में 200 से अधिक मधुमक्खी पालक और करीब 25,000 मधुमक्खी पालक समूह हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा भी आजीविका के स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन में रुचि लेने लगे हैं। शोपियां जिले में भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि उन्हें कृषि विभाग से बहुत सहयोग मिला है और वो मधुमक्खी पालन को ही मुख्य व्यवसाय बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में कौन कौन सी योजनाओं ने बदली तस्वीर देख लेते हैं और बात करते हैं पीएम आवास योजना की, जो बेघर परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना ने उन निर्धन परिवारों को भी अपना पक्का घर दिया जिनके लिए अपना घर एक सपना ही था। यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, हमारा कच्चा मकान था, रात में बारिश होने लगते थे, पूरे घर में पानी भर जाता था, लोग कभी चैन से सो नहीं पाते थे। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मुझे पक्का मकान आज मेरा है और हम लोग बहुत खुश हैं। मुझे बहुत पहले हम लोगों को दिक्कत, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। आज पक्का मकान हो जाने के कारण मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत 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 खुशी। हम बहुत खुश इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आज हमारे सर पे पक्का मकान आज आ गया है। मैं और मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मेरा एक कच्चा मकान है। बारिश की वजह से काफ़ी हम और हमारा पूरा परिवार परेशान होते थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से हमें खुद का एक पक्का मकान मिल गया है, जिससे हम हमारा पूरे परिवार अब खुशी से रह रहे हैं। हम हमारा पूरा परिवार कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हमारा खुद का एक पक्का मकान होगा। अब हम हमारे पूरे परिवार खुशी से रह रहे हैं।
और अब बात पीएम उज्ज्वला योजना की। बरेली की सोनी देवी, प्रिया सैनी, शमीम बानो और न जाने कितनी महिलाएं केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बना रही हैं। सोनी देवी की ही बात करें तो वे घर गैस सिलेंडर मिलने के बाद उनके पास इतना समय बचता है कि वे घर में टिक्की भरने का काम करती हैं, जिससे इन्हें 4 पैसे मिल जाते हैं। जिले में लगभग 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। पहले मेरे पास गैस चूल्हा नहीं था, अब कनेक्शन मिला उज्ज्वला का फ्री में। चूल्हा है, पाए रेगुलेटर है। पहले मैं चूल्हे से खाना बनाती थी। कितनी परेशानी हो रही थी पहले? कितनी परेशानी? अब पहले बहुत परेशानी होती है, गर्मी में पसीना भी आता था, बहुत दिक्कत होती है। अब मुझे बहुत आराम है। क्या आराम हो गया है? हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे, नाश्ता भी बना लेते हैं। पति भी ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे भी हमारे स्कूल जाते हैं, तो अब आराम है काफी? हाँ, बहुत आराम। सरकार को क्या कहेंगे, कैसी योजना है सरकार? अच्छी है योजना सरकार की। बरेली की सतीपुर और नवादा में रहने वाली ये घरेलू महिलाएं अपने पुराने दिन याद करती हैं तो उन्हें चूल्हे का धुआं या फिर स्टोव का शोर याद आता है। पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इनके जीवन में उजाला कर इन्हें हर तरह के धुएं और शोर से मुक्ति दिलाने का काम किया है। बरेली की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना के तहत हमें जो गैस सिलेंडर मिला है उससे हमें बहुत आसानी हो गई है। पहले गर्मी में और बरसात में हमें बहुत दिक्कत होती थी खाना बनाने में। आंगन में रख के चूल्हा में जलाना पड़ता था, धुआं लगता था आँखों में। इससे अब जो है अब हमें ये सब परेशानी नहीं होती, खाना बनने में बहुत आराम हो गया है। इससे हम बहुत आसानी से घर के अंदर ही खाना बना लेते हैं। और राजस्थान को भीषण गर्मी से निजात देने के लिए अब मानसून दस्तक दे सकता है। माना जा रहा है कि अब राजस्थान वासियों को मानसून के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में मानसून प्रदेश के द्वार पर पधारने वाला है। मौसम की जानकारों का कहना है कि जिस स्पीड से वर्तमान में मानसून आगे बढ़ रहा है, ऐसे में संभावना है कि 2-3 दिन में ये गोवा और महाराष्ट्र में प्रवेश कर लेगा। राजस्थान में लगभग 15-20 जून तक इसके आगमन की संभावना है। ऐसे में दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि अब करीब 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। देश में मानसून इस बार जल्दी आया है। निर्धारित समय से 3 दिन पहले केरल तट पर दस्तक देने के बाद सही गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तर तथा मध्य भारत में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियों के चलते गरज के साथ बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में आंधी के साथ बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समेत लक्षद्वीप, केरल के कुछ हिस्से, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन राज्यों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। उत्तराखंड के 1 या 2 हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी हल्की हो सकती है बारिश, जबकि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी।
वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में 31 मई को चने का भाव था 6,350 रुपए। 1 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,350 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 मई को चने का भाव रहा 5,000 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 150 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,850 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। 31 मई और 1 जून को यहाँ चना 5,500 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 31 मई को देसी चने का भाव था 5,230 रुपए। 1 जून को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,230 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में बुधवार को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 5,700 रुपए, जबकि वाराणसी मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। और अब बात मौसमी खेती की करते हैं और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी फसलों का ध्यान। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें, यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें, जूट की बुआई करें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर ले। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले। करेले के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूलगोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो।
मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों के दौरे के तहत सेनेगल में हैं। उपराष्ट्रपति ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल के साथ डकार में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। उपराष्ट्रपति 3 जून तक सेनेगल के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो सेनेगल के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। भारत और सेनेगल इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सेनेगल के बाद उपराष्ट्रपति कतर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया के सैडो में किराए के एक निजी वाहन में विस्फोट हो गया। विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति और स्रोत की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि विस्फोट हथगोले के कारण हुआ या वाहन के अंदर पहले से लगाए गए आईईडी या बैटरी की खराबी के कारण ऐसा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने इस्लामिक संगठन PFI और उसके अग्रिम संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन के 68.62 लाख रुपए धन शोधन के आरोप में अटैच किए हैं। जांच एजेंसी ने इन दोनों संगठनों के 33 बैंक खातों को अटैच किया है। ईडी ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। इन खातों में है खातों को जब्त करने का आदेश धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दिया गया है। गुजरात के गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान किया जाने वाला विचार विमर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को लागू करने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श से देश के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। देश भर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान बुधवार से शुरू हो चुका है। यहां अभियान 2 महीने तक चलेगा। इसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक बाकी है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाई जाएगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता।
जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी।